जो आरडीजी का अभी नया चला हुआ है जिसने हमें दुखी करके रख दिया पूरे हिमाचल को, जी इसमें मुख्यमंत्रियों का क्या रोल था? हिमाचल भी इतने ज्यादा डेप्थ ट्रैप में घुस गया, वो सम ऑफ द पॉलिटिकल डिसीजंस के कारण घुसा। साहब के वक्त में कितना था जो लोन था, वो कितना था मैम? 14,000 करोड़ रुपए औसतन में थोड़ी फिगर। ठीक है, उसके बाद सरकारें तो फिर वीरभद्र जी की आई, फिर धूमल जी की आई, फिर वीरभद्र जी की आई, फिर जयराम जी की आई और अब सुक्खू जी की आई। दोषारोपण पठानिया जी ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, अपने को बचाने के लिए, दूसरे को खराब दिखाने के लिए और अपनी वाहवाही बटोरने के लिए, अपनी सिंपैथी बटोरने के लिए, लेकिन अंदर की जो खिचड़ी है वो 30 साल की ये है। अक्सर एक चीज खबरें सामने आ जाती हैं कि फलां नेताजी के पास 100 करोड़ से ऊपर है उनके पास, और वो घोषित है। इस पे मैं बिल्कुल आपका फेयर रिव्यू चाहूंगा। आप सुनिए, 123 करोड़ रुपए की घोषित संपत्ति है विक्रमादित्य सिंह, उनकी 100 करोड़ के लगभग जो घोषित है। घोषित के साथ साथ ना अघोषित का बड़ा भारी वो पड़ता है शोर। वो दूसरे कौन से भाई साहब हैं मैम जो 123 करोड़ के? फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अभी प्रेजेंटेशन की थी 4 दिन पहले सेक्रेटेरिएट में, उसमें मैं रही थी, मैंने उसको अच्छे से ऑब्जर्व किया। हाँ मैम, मैं इस मुद्दे पे जाने वाला था, आपने वहाँ पे भी कुछ तथ्य तो खंगाले उन्हें। सुखविंदर सुक्खू जी बिल्कुल दावे के साथ कह रहे हैं कि मैं फाइट करूंगा कि हमारे यहाँ पे एम्प्लॉय ड्रिवन पॉलिटिक्स है। बहुत सारे लोग नाराज हो जाएंगे आपसे। वीरभद्र सिंह जी के टाइम में आपको मैं बताऊं कि पहले ही एक सरकार आती है, वो पहले कॉन्ट्रैक्चुअल रखती है, फिर जयराम जी आए, जयराम जी ने थोक में आपके पीटीए जो है वो रेगुलर कर दिए, अब सुक्खू जी आए, उनको ये पेंशन देनी पड़ गई। अब आप बताइए, पॉलिटिकल डिसीजंस है मैम, ये क्या हुआ कि पॉलिटिक्स भी करनी, हम लोगों के सिर पे करनी, हम लोगों को ही इन्होंने, भाषा के लिए माफी चाहूंगा, हम लोगों को इन्होंने गीड़ा देना मैम। अब वो जिद, सेंटर भी जिद्दी, यहाँ भी जिद्दी, अब 2 जिद मिल गई। आप सुक्खू भाई को जिद्दी बोल रहे हैं? सुखविंदर सिंह सुक्खू स्कूलों को बंद कर रहे हैं और उन टीचर्स की रैशनलाइजेशन कर रहे हैं, फिर हम लोग ही इनका हिस्सा क्यों बन जाते हैं कि हमारे स्कूल बंद हो गए? पुलिस में देखो कितने कांस्टेबल भर्ती है, कितने कांस्टेबल है जो चौकियों में काम कर रहे हैं, कितने कांस्टेबल है जो वीआईपी लोगों की ड्यूटी में लगे हुए हैं। धूमल साहब करके गए थे कि पंजाब पे स्केल दे गए थे। अब वो ना 2003 के बाद वो सैलरी जो है ना वो पुरानी ही मिल रही है इन लोगों को। सारे बिल आते हैं अदर देन सैलरी पेंशन बढ़ाने के एमएलएस के, सब पे 2 से 3 घंटे चर्चा होती है, लेकिन इस तरह के जो बिल आते हैं उस पे कोई नहीं बोलता हाँ की हाँ में रही। हम साहब ने भी कहा था कि ऑनरेरियम देते थे इन लोगों को, जो चेयरमैन वगैरह होते थे, 5,000 करोड़ रुपए, 5,000 रुपया दे दिए, 7,000 रुपया दे दिए। अब तो मैम लाखों में चले गए। सुखविंदर सिंह सुक्खू चीफ मिनिस्टर ने अपने फैसलों को कठोर फैसला स्ट्रिक्ट लेना शुरू किया। विरोध क्यों करते हैं? फिर विरोध आया, फिर विरोध होना शुरू, अभी पॉलिटिक्स। क्या सुखविंदर सिंह सुक्खू सच में इतने कहें कि निंदा के काबिल हैं जितनी उनकी निंदा हो रही है इस दौर में? अगर यही 4-4 करोड़ का हर सरकार के टाइम में हुआ होता नहीं किया, तो शायद आज डेफिसिट ग्रांट बंद भी करते तो कोई असर नहीं पड़ता। अभिवादन स्वीकार करें मैं उदय पठानिया। आरडीजी यानी रेवेन्यू डेफिशिएंट ग्रांट, और जो राजस्व का घाटा है उसने जो हिमाचल का जो आटा था ना थोड़ा बहुत, वो भी खराब करके रख दिया। और इसी मुद्दे पर हम बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन आज सौभाग्यवश मेरे साथ हैं रचना गुप्ता जी, जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन की मेंबर भी रही हैं और सबसे बड़ी बात हमारी बिरादरी की भी रही हैं, पत्रकार रही हैं, और इनकी जो ज़हीन महीन सोच है। आज मैंने मैम से अनुरोध किया कि मैम जरा इस मुद्दे पर भी बात हो जाए, क्योंकि ये लगभग 75 लाख की आबादी से जुड़ा हुआ मसला है। एक तरफ 68 लोगों की फौज होती है, दूसरी तरफ 75 लाख की आबादी। तो मैम बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद पठानिया जी, आपने मुझे अवसर दिया और इस विषय पे बात करने के लिए। अवसर तो मैंने क्या देना मैम, आपको, आपने मुझे अवसर दिया, लेकिन हिमाचल के हाथों से अवसर जो था ना वो निकल गया, फिसल गया। जी जी जी। तो जिस तरह से आरडीजी पे बात कर रहा था मैं, हाँ जी हाँ जी, ये हिमाचल के वित्तीय इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा, क्योंकि जब से हिमाचल का जन्म हुआ 1971 से लेकर तब से लेकर पहली बार ऐसी स्थिति हुई है कि जो सेंटर की असिस्टेंस है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के रूप में पहली बार बंद हुई है। तो हिमाचल की तुलना उन 17 राज्यों के साथ पठानिया जी नहीं की जा सकती, क्योंकि हिमाचल की भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग हैं। यहाँ पे हिमाचल का जो जन्म है वो भी आज़ादी के
काफ़ी समय के बाद स्टेटहुड मिला था, तो हिमाचल अभी अपने पैरों पे खड़ा हो ही रहा था, क्योंकि ज्योग्राफिकल कंडीशंस के कारण यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है वो सहज और सुलभ नहीं है। पहली बात तो ये हो गई। बिल्कुल तो सही ये बात। फैसला सेंटर का ठीक हो सकता है, सेंटर का यूनिफॉर्मली सभी राज्यों के लिए ठीक हो सकता है, पर हिमाचल के मामले में थोड़ा सा हम जाना चाहेंगे। मेरे अपने जर्नलिस्टिक अनुभव और जो मैंने पॉलिटिक्स और बजट्स को बहुत माइन्यूटली 30 साल तक ऑब्जर्व किया है, उसको अगर मैं एनालिसिस करूं तो मैं चाहूंगी कि मैं थोड़ा पीछे की तरफ जाऊं। बिल्कुल बिल्कुल। तो पीछे की तरफ, आगे की तरफ तो हिमाचल जा नहीं पा रहा, पीछे की तरफ जाने के आसार है, तो आप भी पीछे की तरफ चलिए। नहीं, सिंहावलोकन करना बड़ा जरूरी है किसी भी चीज के लिए। अब वर्तमान परिस्थिति को समझने के लिए हमें इतिहास को जानना पड़ेगा। तो जब हिमाचल बना था तब से हमें जो है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिलती ही रही है, लेकिन कई बारी इसका जो लेवल है वो अप गया है, कई बारी कम गया है, कई बारी ज्यादा गया है। बंद होने वाला मामला इसी बार हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि हमेशा जो है वो इनकी जो रिकमेंडेशन, फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशंस रही हैं किसी भी चीज़ को अप्रूव या डिसअप्रूव करने के लिए, तो वो पहले एनालिसिस करता है, आता है, मीटिंग होती है, स्टेट को अपनी मजबूरियां बतानी होती हैं कि हम यहाँ खड़े हैं, हमें ये चाहिए, और इस हिसाब से फाइनेंस कमीशन जो है आपके बजट को या डेफिसिट ग्रांट को अप्रूव या डिसअप्रूव करता है। पहली बात तो ये होती है। अब रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि क्या होता है कि मसलन एक घर का बजट है 100 रुपए, 100 रुपए में से आपके पास ताकत है सिर्फ 50 रुपए खर्च करने की, तो बाकी का 50 आप उधार लोगे। जब उधार लोगे तो वो थोड़े टाइम बाद उसमें ब्याज बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो यही कहानी आपकी जो है, अगर हम सन 2000 से चले, 2000 से लेकर 25 साल को हम थोड़ा सा अवलोकन करते हैं, तो पहले क्या होता था कि हमारा जो बजट था, हिमाचल का बजट था, उसमें हमारे को जो लोन लेना पड़ गया, और उस लोन की स्थिति थी 14,000 करोड़, और दूसरी जब 2012 में ये 30,000 करोड़ हो गया, और 17 में ये 47,000 करोड़ हो गया, 2022 में ये 75,000 करोड़ हो गया, और अब 2025 में 90,000 करोड़ क्रॉस कर गया। तो यानी कि जो हम लोगों के घर का 100 रुपया था, उसमें हम 50 रुपया मांगते 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 अब हमारा जो स्थिति है वो 90,000 करोड़ की आ गई। अब इस दौरान में हमारे 4 मुख्यमंत्रियों का या 5 मुख्यमंत्रियों का या 5 सरकारों का दौर बीता। मैं बीच में आपको टोक रहा हूँ जी। ये जो तमाम चीजें चली, आपने एक बात कही कि मजबूरियां गिनवानी पड़ती जी जी, और हमारे अफसर ही गिनवाते होने जाके, नेताजी बता देते होने, क्योंकि नेताओं का इतना दिमाग तो नहीं होता है कि वो कुछ करें। प्रेजेंटेशन तो आईएएस लॉबी ही देगी जाके। जी 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 जी। तो वो मजबूरियां नहीं गिनवाई गई, या फिर ये जो आरडीजी का अभी नया चला हुआ है जिसने हमें दुखी करके रख दिया पूरे हिमाचल को, जी जी, इसमें मुख्यमंत्रियों का क्या रोल था? आपने ये बात सही बोली कि अफसर जो है वो अपराइज कराते हैं, लेकिन पठानिया जी मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती कि अफसर ही सारे डिसीजन लेते हैं। एक्चुअली डिसीजन होते हैं पॉलिटिकल। जो हिमाचल भी इतने ज्यादा डेप्थ ट्रैप में घुस गया, वो सम ऑफ द पॉलिटिकल डिसीजंस के कारण घुसा। मसलन कि अगर ये स्थिति थी कि हमारे पास इतना 90,000 करोड़ का लोन की देनदारी देने की है, तो फिर हम फॉल्स प्रोमिसेस क्यों कर रहे हैं? ये तो पिछली सुक्खू सरकार से पहले की सरकार में भी, जैसे आपका बस किराया कर दिया कम या बिल्कुल ही वेव ऑफ कर दिया। यहाँ पे फिर टोक रहा हूँ। आपने, मेरा सवाल था कि अगर मुख्यमंत्री जो हैं उनके दौर की बात करें, तो एक बात आपने पहले कही कि 2000 से शुरू करते हैं, तो मैं चलता हूँ 2003 से। अच्छा ठीक है। तो 2003 में क्या हुआ कि तब हमारी स्थिति ना इतनी ज्यादा खराब नहीं थी। एक तरफ हम स्टेट अपने पैरों पे खड़ा हो रहा था, क्योंकि स्टेट बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं था। तो उस टाइम धूमल जी के दौर में उन्होंने 2 बड़ी चीजें लेके आए। पहले लाए इंडस्ट्रियल पॉलिसी और इंडस्ट्रियल पैकेज। 2003 में इंडस्ट्रियल पैकेज आया, वो हमारा पैकेज बहुत स्ट्रेंथन करके गया, लेकिन उसका रिजल्ट उस टाइम नहीं मिला, उसका रिजल्ट मिला बाद में। मतलब धूमल साहब की सरकार जाने के बाद इसके नतीजे सामने आए। हाँ। दूसरा उन्होंने क्या किया कि उन्होंने हाइड्रो पावर पॉलिसी को करते हुए 12% रॉयल्टी हमारी स्टेट गवर्नमेंट की इंटैक्ट रखते हुए हाइड्रो पावर्स पे जोर दिया। तो 2 उन्होंने रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए, फ्यूचर जनरेशंस ऑफ द हिमाचल के लिए ये काम किया। लेकिन उस दौरान फिर वही एम्प्लॉयज, फिर सामाजिक सुरक्षा पेंशन, फिर गांव तक सड़कें पहुंचाना, ये करना जिससे लोग मेन स्ट्रीम में जुड़े। फिर उनकी एक्सपेक्टेशन होगी हमें अच्छे स्कूल मिले, हम सरकारी नौकरी
नौकरी मिले, हम सरकारी वहाँ वो जहाँ तो इम्प्रूवमेंट कर रहे थे वहाँ वो एक सोशल और पॉलिटिकल कमिटमेंट में फंस गए। सोशल और पॉलिटिकल कमिटमेंट, मैं यहाँ अफसरों से अलग बात कर रही हूँ। बिल्कुल। तो अब जब इलेक्शन की तरफ कोई भी सरकार या पार्टी जाती है वो देखती है कि मेरे को कहाँ से वोट जनरेट होगा। तो ये जो वोट पॉलिटिक्स है इसने मूलतः इसने बेड़ा गर्क किया हिमाचल का फाइनेंशियली। अब क्या हुआ कि जब इन्होंने धूमल साहब के वक्त में कितना था जो लोन था, वो कितना था मैम? लोन था 14,000 करोड़ रुपए औसतन में। थोड़ी फिगर ऊपर नीचे हो सकती है। अब है 2025 में सुक्खू गवर्नमेंट के टाइम में 90,000 करोड़ रुपए। बिल्कुल सही। इसी चीज पे बीजेपी भी हल्ला मचाती है कि इन्होंने खा लिया प्रदेश, इन्होंने उधार ले लेके सारी चीजें कर ली। अब 14,000 करोड़ तो धूमल साहब का था। ठीक है, उसके बाद सरकारें तो फिर वीरभद्र जी की आई, फिर धूमल जी की आई, फिर वीरभद्र जी की आई, फिर जयराम जी की आई और अब सुक्खू जी की आई। तो ये जो पीरियड था 20-25 साल का, इस पीरियड में 14 से 90 हो गया। अब इस मैथमेटिक्स को समझे कि हम अपने घर को चलाने के लिए लोन लिए जा रहे हैं, तो बैंक भी तो खड़ा है कि हमारा जो है वो इंटरेस्ट पे करो। तो बैंक को आप इंटरेस्ट दे रहे हो, आप अपने टोटल 100 रुपए की अगर आपकी कमाई है तो आप 45 रुपए तो वेतन और भत्तों में दे रहे हैं, बाकी का आप 25 से 30 रुपए जो है वो ऋण पेमेंट में दे रहे हैं। अब 90,000 करोड़ का जिस स्टेट पे लायबिलिटी होगी तो आप सोचो उसके पास विकास के लिए बच क्या जाएगा। या 14,000 करोड़ में जो थी उसमें तो थोड़ा बहुत था भी, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं है। लेकिन ये जो बीच का पीरियड था, दोषारोपण पठानिया जी, ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, चाहे वो एक नेता कर रहा है चाहे दूसरा नेता कर रहा है, अपने को बचाने के लिए, दूसरे को खराब दिखाने के लिए और अपनी वाहवाही बटोरने के लिए, अपनी सिंपैथी बटोरने के लिए। लेकिन अंदर की जो खिचड़ी है वो 30 साल की ये है कि किसी भी नेता ने, किसी भी पार्टी ने इस विषय में सोचा ही नहीं कि हमको आत्मनिर्भर बनने के लिए, अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए क्या ऐसी चीजें करनी चाहिए, क्या फ्रीबीज देनी चाहिए। लेकिन वो देते रहे क्योंकि अभी इलेक्शन आ रहा है, उसे 2 साल पहले। मैम, जनता को तो फ्रीबीज वाला बात आपने बिल्कुल सही की। बिल्कुल। दोषी हम भी हैं, जी। इसी से इनकार नहीं कर सकता हूँ। लेकिन इन फ्रीबीज को बांट के ये जो नेता अपनी चीजों को भरते रहते हैं, आप देखिए कि अक्सर एक खबरें सामने आ जाती हैं कि फलां नेताजी के पास 100 करोड़ से ऊपर है उनके पास, और वो घोषित है। इस पे मैं बिल्कुल आपका फेयर रिव्यू चाहूंगा। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात आपने की। मैं कुछ समय पहले वैसे ही इंटरनेट सर्च करी थी तो मैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे मैंने सारों का देखा कि किस तरह से इन्होंने अपनी जो एसेट दायर करते हैं इलेक्शन से पहले में। तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैं हैरान हो गई ये जानकर कि हमारे एक एमएलए हैं, शिमला जिला के एक एमएलए हैं, और वो कई पार्टियां बदलते रहे हैं, कभी एक पार्टी, कभी दूसरी पार्टी, कभी इंडिपेंडेंट। उनकी 123 करोड़ रुपए की, आप सुनिए, 123 करोड़ रुपए की घोषित संपत्ति है, घोषित। अब मैं यहाँ पे मैम आपको रोक रहा हूँ, जो सामान्य परिवार से हैं, फॉर दैट मैटर जो रॉयल फैमिली से आप बिलोंग करते हैं, विक्रमादित्य सिंह, उनकी 100 करोड़ के लगभग जो घोषित है वो तो ये है। वैसे ही कम से कम 15 या 20 या 25 ऐसे विधायक हैं, सिटिंग विधायक हिमाचल प्रदेश के, जिनकी 50 करोड़ से ज्यादा की घोषित संपत्ति है इलेक्शन से पहले, इंक्लूडिंग एमपीज। साथ में तो ये भी होता है कि घोषित के साथ साथ ना अघोषित का बड़ा भारी वो पड़ता है शोर। इसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकती। हम अभी अगर ऑन रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं तो फिर हम उन्हीं की बात करेंगे जो वेबसाइट में इलेक्शन कमीशन में उन्होंने। तो मैं वही जा रहा हूँ, विक्रमादित्य सिंह का नाम तो आ गया, ठीक है, रजवाड़ा शाही से। अब मेरे दिमाग में ना कई उसमें आ गया, भंवर में फंस गया मैं। वो दूसरे कौन से भाई साहब है मैम जो 123 करोड़ के, मतलब 1 2 3 तो हो गया। 123 करोड़ के शिमला जिला के हैं, मैंने बता दिया, और उनकी कई पार्टियों में रहे हैं, कभी पूर्व में किसी और पार्टी में, कभी स्वतंत्र रूप से, और बिल्कुल सामान्य परिवार के हैं। खैर, कईयों में हुनर होता है बिजनेस को मल्टीप्लाई करने का। ताली जरूर पीटिएगा आप, मैं रोक रहा हूँ मैम, ताली जरूर पीटिएगा। और
आजकल वो भाजपा में है। अच्छा, आजकल भाजपा में है, तो ताली पीटिएगा, क्योंकि हम लोगों को आदत है तालियां पीटने की। मैं भी अगर कहीं पे बैठा हूं, मैं भी तालियां पीटता हूं, आप लोग भी तालियां पीटते हैं। आप अपना सिर पीटिए कि कौन सा क्या हो रहा है और हमारे हक में कौन है। पार्टियां बदल के भी दिन बदलते हैं, लेकिन आप और हम लोग 5 साल बाद पार्टी बदलते अब मैं सिर्फ बात बताऊं पठानिया जी, ये चलो ये आंकड़ों का डिटेल तो मैं दे सकती हूँ, जिसको मुझे लगता है कि सबको मोरलेस समझ आ ही गया है कि रेवेन्यू डेफिसिट बंद होने से क्या सिचुएशन है, 14 करोड़ और 90 करोड़ के बीच का क्या मामला है, और हमारी पेंशन, वेतन, भत्ते, देनदारियां क्या होती है। तो हमारे पास कुल मिला के खर्चे के लिए कुछ बचता नहीं है। जो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अभी प्रेजेंटेशन की थी 4 दिन पहले सेक्रेटेरिएट में, उसमें मैं रही थी, मैंने उसको अच्छे से ऑब्जर्व किया। हाँ, मैं इस मुद्दे पे जाने वाला था, आपने वहाँ पे भी कुछ तथ्य तो खंगाले होने। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें बड़ा मतलब गंभीर विषय आ रहा है। हालांकि सुखविंदर सुक्खू जी बिल्कुल दावे के साथ कह रहे हैं कि मैं फाइट करूंगा, तो वो पता नहीं कौन सी रास्ता निकालेंगे, वो देखने वाला विषय होगा। लेकिन जो हालात हैं वो पठानिया जी बहुत बहुत चिंताजनक है। ये बात पहले भी समझ आ नेताओं के लिए चिंताजनक है कि हम लोगों के लिए? नहीं, आम आदमी के लिए। और एक इसमें और कंसर्न आया, जो मैं सारा पढ़ के एनालिसिस कर रही थी, कि हमारे यहाँ पे एम्प्लॉय ड्रिवन पॉलिटिक्स है, एम्प्लॉय सेंट्रिक पॉलिटिक्स है। मैं बहुत सारे लोग नाराज हो जाएंगे आपसे। मैं ये नहीं कहती, जायज आपको चाहिए है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एम्प्लॉयज के बिना नहीं चल सकता, लेकिन कई बारी जब आदमी की नौकरी पक्की हो जाती है तो वो उसके बाद हल्के में काम शुरू कर देता है और वो अपने अधिकारों की बात ज्यादा करता है। मसलन रिवाइज पे कमीशन का लागू नहीं करेंगे तो नारे लग जाएंगे, आपको डीए नहीं मिलेगा तो दबाव पड़ जाएगा। अगर आपको परफॉर्मेंस में, आपको सेक्रेटेरिएट एम्प्लॉइज की बात बताती हूँ, सेक्रेटेरिएट जो कैडर होता है वो कैडर थोड़ा प्रिविलेज्ड होता है, यानी कि उसको नॉर्मल एम्प्लॉय से थोड़ा सा पे पक्स में तो ठीक है ना, बढ़ता है। जिनके लिए काम करते हैं वो भी तो प्रिविलेज मोशन तक लेके आ जा रहे वो लोग आजकल। ये ठीक बोला। थोड़ा सा तो कहने का बरादरी का असर होगा ना। अब आप समझो इसमें थोड़ा सा एक पॉलिटिकल ट्रिक फिर आ गया है। फिर ये है इसमें कि जैसे वीरभद्र सिंह जी के टाइम में, आपको मैं बताऊं, हेल्थ में पैरा टीचर्स लगे, हेल्थ में वर्कर्स लगे, या मतलब बिल्कुल 4-5 हजार की नौकरियां मिल गई लोगों को। आपको याद होगा पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन के माध्यम से पीटीएस भर्ती होते थे। तो कोई भी 12वीं पढ़ा, ये पढ़ा, पीटीए लग गए। अब जैसे ही 5 साल हुए, हमें नियमित करो रेगुलर हो गए। ठीक है, अब वो बैकडोर एंट्री थी, कोई उन्होंने कमीशन आयोग पास नहीं किया था और वो आके सीधा रेगुलर हो गए। प्रधान जी तो पास किए थे ना उन्होंने पीटीए के। अच्छा चलो ये अलग विषय है। तो वो जब बिना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के वो इन हो गए। इन होने के बाद अब चाहिए उनको पेंशन, तो सुक्खू जी आए, उन्होंने फिर उनको पेंशन घोषित कर दी। आप सोचिए ये विडंबना कितनी दर्दनाक स्थिति है कि पहले ही एक सरकार आती है, वो पहले कॉन्ट्रैक्चुअल रखती है, फिर जयराम जी आए, जयराम जी ने थोक में आपके पीटीए जो है वो रेगुलर कर दिए, है ना। वीरभद्र सिंह जी ने रखे थे, वीरभद्र ने रखे, जयराम ने रेगुलर कर दिए। अब सुक्खू जी आए, उनको ये पेंशन देनी पड़ गई। अब आप बताइए कि ये जो पेंशन का जो फॉर्मूला है, सेंटर पसंद नहीं करेगा। और ये बात भी सही है कि कैसे। अब आप मेरे को बताओ, जो पहले जब ये पेंशन की चीज रखी थी तब लोगों को एम्प्लॉयज नहीं मिलते थे, इसलिए पेंशन का एक सोप दे दिया, मतलब वो दे दिया कि हाँ पेंशन मिलेगी तो आप सरकारी नौकरी करने आओ। तो आज वही सरकारी एम्प्लॉयज जो 58 ईयर्स में रिटायर हुआ, आज वो 95 साल का भी जिंदा है। जितनी उसने तनख्वाह नहीं ली थी उसके ज्यादा मैनीफोल्ड्स वो अब तक पेंशन ले चुका है। और एक बार और बताऊं, उस टाइम के जो मेल फीमेल हस्बैंड वाइफ दोनों अगर एम्प्लॉयज है, तो जो वाइफ की डेथ के बाद दूसरे स्पाउस को वाइफ की भी पेंशन मिलती है, यानी कि एक रिटायर्ड व्यक्ति को 1.5 पेंशन मिली। तो और जो अभी नई जनरेशन लग रही है उसको कोई भी पेंशन नहीं थी, उसको तो 5,000 रुपया है ना।
हाँ, लेकिन अब ये क्या हुआ कि यही बढ़ता गया, यही चेन बढ़ती गई और यही खींचता गया इलास्टिक की तरह। अब वो इतना खींचा कि रेवेन्यू डेफिशिएंट ग्रांट ने उसको ठुस कर दिया, उस गुब्बारे को फाड़ दिया। तो अब ये रीमंथन करने की जरूरत है कि हमने पहले ऐसा किया क्यों, लेकिन पहले में अब जिन्होंने किया वो अब इस दुनिया में नहीं है, उनको क्या ही पूछा जाए। जो अफसर करके गए जो है ना उनसे पूछो मैम, उनसे तो सवाल यहाँ पे ऑन द कैमरा पूछो कि तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया था भाई? नहीं, ये मैंने बोला ना आपको कि ये एक पॉलिटिकल डिसीजंस है। मैम ये क्या हुआ कि Political पॉलिटिक्स भी करनी, हम लोगों के सिर पे करनी, हम लोगों को ही इन्होंने, भाषा के लिए माफी चाहूंगा, हम लोगों को इन्होंने गीड़ा देना मैम। यही तो पॉलिटिक्स है। आप मुझे बताओ, पॉलिटिक्स के साथ इकोनॉमी ढंग से सिंक्रोनाइज नहीं हो सकती, ये बात सभी पॉलिटिशियन को समझनी भी चाहिए। अब मैं आपको ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था ना ओपीएस को लागू ना करने का और यूपीएस देने का, काफी हद तक ये चीजें यहाँ पे कांग्रेस गवर्नमेंट ने उसका उल्टा कर दिया। तो जब ऐसा किया तो सबको सोचना चाहिए कि मेरे पास पैसा बटुए में है कितना, तब मैं दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा, उस हिसाब से प्रोमिसेस होने चाहिए। लेकिन अब स्थिति बिल्कुल उलट हो गई है। अब वो जिद, सेंटर भी जिद्दी, यहाँ भी जिद्दी, अब दो जिद मिल गई। आप सुखू भाई को जिद्दी बोल रहे हैं? अब दो जिद मिल गई, तो दो जिद मिलने से जो है वो क्या ही होगा स्टेट का। पर मेरे को लगता है ऐसा नहीं है। जो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने एटलीस्ट एक शुरुआत तो की, रेवेन्यू जनरेशन की। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, ये इसमें बिल्कुल। कोई दो राय नहीं है। आफ्टर मैं तो ये कहूंगा कि शांता कुमार जी, प्रेम कुमार धूमल जी, ही इज द फर्स्ट। हाँ, इन सुक्खू जी ने देखो जो स्कूल खुले, अब बेशक इसका पॉलिटिकल विरोध होता होगा कि मेरे यहाँ बंद हो गए, ये बंद हो गया बंद, लेकिन उन्होंने रैशनलाइज किया। यानी कि जहाँ जो दो तीन बच्चे जा रहे हैं तो उनको रैशनलाइज करके, क्योंकि अब हमारी प्राथमिकता एजुकेशन से बढ़कर एम्प्लॉयमेंट की तरफ हो गई, एम्प्लॉयमेंट से आगे फिर हमारे को ग्रोथ की हो गई। मैं थोड़ा सा मुद्दे से हट रहा हूँ, फिर आप इसी जगह पे आइएगा जी। अब होता है कि हम लोगों को भी विरोध करने की आदत होती है। जी जी। अक्सर सोसाइटी में ये बात होती है कि टीचर्स तो पढ़ाते नहीं है, मुफ्त की तनख्वाह ले रहे हैं। हाँ। और दूसरी तरफ अगर एडमिनिस्ट्रेशन सुखविंदर सिंह सुक्खू स्कूलों को बंद कर रहे हैं और उन टीचर्स की रैशनलाइजेशन कर रहे हैं, फिर हम लोग ही इनका हिस्सा क्यों बन जाते हैं कि हमारे स्कूल बंद हो गए। भाई भैया, तो स्कूल तो तुम्हारे पहले भी बंद ही थे, तब भी तुम खुश नहीं थे, अब अगर स्कूल बंद हुए तब भी आप लोग मैंने खुश नहीं आपको कहा ना कि हमारी एम्प्लॉय ड्रिवन पॉलिटिक्स है, एम्प्लॉय सेंट्रिक हमारे डिसीजंस हो रहे हैं। चलती तो हमारी सोसाइटी की लाशों पे चलती है ना वो गाड़ी, अगर देखी जाए जो हमारे सपने मरते हैं उन्हीं की। बिल्कुल ये तो होता ही है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, अब देखो 3-4 दिन पहले मैंने डिसीजन सुना कि टीचर्स को मोबाइल ले जाने पर रोक लगा दी, बच्चों के लिए आपको प्रोफेशनल कोर्सेज शुरू हो गए। ये हो जाना चाहिए, ये इसका विरोध भी नहीं होना चाहिए, मेरा ये मानना है। अगर हम किसी चीज में रिफॉर्म करें, बदलते वक्त के साथ रिफॉर्म की स्थिति भी बदल जाती है। अब कुछ तो हमको एम्प्लॉयज, हर एक आदमी को भी नहीं, मैं तो सर्विस कमीशन में रही हूँ, मैं सभी को ये बात बोलती हूँ, गांव में जब मैं महिलाओं के बीच में जाती हूँ, कि आप सरकारी नौकरी के पीछे मत पड़ें, आप आत्मनिर्भर बनने के लिए अपनी डिफरेंट योजनाओं के तहत काम शुरू करें। हो सकता है कि आपका बिजनेस इतना अच्छा चल जाए कि आपको नौकरी की जरूरत ही ना पड़े। तो है, बाद में ट्रांसफर के लिए नेताओं की जाके दहलीज जाके छुओ, वहां पे माथा टेको। तो हम लोगों को आदत हो गई है कि जलालत नहीं मिलेगी तो हम काम नहीं करेंगे। पुलिस में देखो कितने कांस्टेबल भर्ती है, कितने कांस्टेबल है जो चौकियों में काम कर रहे हैं, कितने कांस्टेबल है जो वीआईपी लोगों की ड्यूटी में लगे हुए हैं। सही बात। तो आपने जो उस टाइम कांस्टेबल भर लिए, वो किस पर्पस से भरे? आप मतलब इसको कोई भी नहीं मानेगा। जो पुरानी जी, मैं इतना हार्ड फैक्ट बता रही हूँ, इसको सुनेंगे सब, समझेंगे सब, लेकिन इसको स्वीकार या मुंह पे कोई नहीं लाएगा। ये बड़ी क्लियर बात है। इसमें भी एक सरकार को इस मामले में देखना चाहिए कि जिस पर्पस के लिए जो एम्प्लॉय भर्ती हुआ है उससे वैसा ही काम लिया जाए। वो तो ठीक है जी, आए तो दरवाजा खोल दिया, गार्ड लगा ली, सल्यूट ले लिए, इसी कल्चर में। और यहाँ पे एक मैं आपसे भी ये चर्चा करना चाहूंगा कि 13 महीने की सैलरी देते हैं पुलिस वालों को। अच्छा, है ना। तो अभी मेरे को कल पता चला कि जो 13वें महीने की सैलरी है, वो धूमल साहब करके गए थे कि पंजाब पे स्केल दे गए थे। अब वो ना 2003 के बाद
वो सैलरी जो है ना वो पुरानी ही मिल रही है इन लोगों को। अच्छा। तो आप देखिए कि जहाँ पे रेवेन्यू की जरूरत है, जहाँ पे आप सुबह शाम पुलिस वाले जो है ना वो मतलब एक तरह से ह्यूमिलेट भी कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, सलाम इनसे बजवा रहे हैं, हाँ, लेकिन उनके लिए वो चीजें नहीं हो पा रही। रहने की परिस्थिति अब इनकी ठीक नहीं होती। जब इनको किसी जगह दूसरी जगह भेजा जाता है तो वो कुछ सरकार को ना व्यवहारिक डिसीजन लेने चाहिए और ऐसे ऐसे फैसले लेने चाहिए जिसके कारण जो है वो एम्प्लॉय खुश से मन से सेवाएं स्टेट के लिए दे सके। बिल्कुल। खैर उसी मुद्दे पे आते हैं। जी जी। तो ये जो आपने कहा कि सारी एम्प्लॉयज ड्रिवन पॉलिटिक्स जो थी वो चल पड़ी। जी जी। तो इसमें आपने जिक्र किया था कि वहां पर जब ये प्रेजेंटेशन हुई थी सेक्रेटरीट में, तो वहां पे क्या तथ्य निकल के सामने आया था आपके पास? वहां पे ये आया था कि अगर हमारी ये पैसे खत्म हो जाते हैं तो ये पैसे खत्म होने के मतलब पैसे खत्म क्या हो गया, आप इसको ऐसे समझिए कि स्टेट का अपना बजट बड़ा कम है, हमारे खर्चे बहुत ज्यादा है। आरडीजी हमारी मदद करती थी बाहर से, जैसे कल स्टेटमेंट इनकी भी आई प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर की कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर के समय में 50,000 से ऊपर का आरडीजी 54,000 मिला और मेरे टाइम में जो है वो 17,000 मिला। फिर पॉलिटिक्स, हाँ। पॉलिटिक्स इसलिए क्योंकि आपने जब ये कह दिया, मतलब एक पार्टी डिफरेंट आइडियोलॉजी की बात होती है, जब आपने कह दिया कि मैं पेंशन दूंगा ही दूंगा तो सेंटर भी अड़ा हुआ है कि तो तुम कर लो अपने खर्चे, फिर ऐसे पूरे कर लो, फिर हम आपको नहीं देंगे कि हमारा दिया हुआ बजट आप इधर उधर डाइवर्ट कर देते हो। लेकिन असल में क्या हुआ, इससे क्या हुआ, स्टेट की जनता को परेशानी हुई। मैं आपको बता रही हूँ, वैसे तो मुझे बोलना नहीं चाहिए इस विषय में, लेकिन जब विधानसभा में कोई बिल आता है, मैंने विधानसभा कवर करी है और आज 30 सालों तक मैं विधानसभा के अंदर बैठ के इनकी एक एक भाषण, इनका एक एक बजट, वो सारा मैंने कवर किया है। जब सारे बिल आते हैं अदर देन सैलरी पेंशन बढ़ाने के एमएलएस के, सब पे 2 से 3 घंटे चर्चा होती है, कोई पक्ष में बोलता है कोई विपक्ष में बोलता है और अल्टीमेटली बिल पास हो जाता है। लेकिन इस तरह के जो बिल आते हैं उस पे कोई नहीं बोलता हाँ की हाँ में रही, यहाँ पे क्लोज हो जाता है और हाँ बढ़ जाते हैं। हाँ में ये रहा कि जनता के लिए नाम में ना रही। अभी मैं एक अखबार में, बड़ा फेमस अखबार है, प्रचलित अखबार है, उसमें पढ़ रही थी, उसमें फ्रंट पेज टॉप बॉक्स लगा था कि 24% इनके बढ़े हैं एक साल में, अमर उजाला में। हाँ। तो वो अमर उजाला को हम जब देख रहे थे, एनालिसिस कर रहे थे, तो जैसे मैं और पठानिया जी ना अभी चर्चा कर रहे थे कि अमर उजाला में जो ये रिपोर्ट छपी है फ्रंट पेज टॉप बॉक्स, तो इसमें यही लिखा है कि 24% सैलरी जो है मंत्री और विधायकों की बढ़ी है और एक साल के दौरान मंत्री विधायकों की वेतन भत्तों में 24% बढ़ोतरी हो चुकी है। और इसके अलावा और भी उन्होंने कैटेगरीज बताई है जहाँ पे ये हुआ है। वही तो मैं आपको बता रही थी कि जब अपने आप वेतन भत्ते बढ़ाने की बात आती है, ये लोग जाते हैं आपके सर एम्प्लॉइज के लिए एलटीसी नहीं होता है, लेकिन इनको हर साल का एलटीसी होता है या एलटीसी टाइप में ये अपने परिवार के साथ घूमने जाते हैं। कल साहब ने भी कहा था कि ऑनरेरियम देते थे इन लोगों को, जो चेयरमैन वगैरह होते थे, 5,000 करोड़ रुपए, 5,000 रुपया दे दिए, 7,000 रुपया दे दिए। अब तो मैम लाखों में चले गए। लाखों में इनके विद फैमिली टूर्स होते हैं, साथ में इनको जो है वो सस्ते दरों पे लोन होता है गाड़ी मकान के लिए, जो हम आप बैंक से लेते हैं वो आपको 10% ज्यादा % कम पे मिलता है। हाँ। इनको बहुत ही शायद 2 या 3% की दर से, और उनकी कोई लिमिट भी नहीं होती कब वापस करें। तो कहने का मतलब है ठीक है, ये प्रिविलेज्ड जनप्रतिनिधि हैं। वही बात आ गई ना मैम कि इनका सिविल खराब नहीं होगा, हमारी सिविलाइजेशन तमाम चीजें खराब। तब हाउस के अंदर और बाहर अलग आपस में ये लोग मिलते हैं, चीफ मिनिस्टर जो भी सिटिंग चीफ मिनिस्टर उससे बात करते हैं और सब यूनानिमसली मिलकर अपना जो है वो बढ़ा के आते हैं, अपनी सुविधाओं पे बढ़ाते हैं, चाहे वो सिक्योरिटी असिस्टेंस की बात हो या टूर ट्रेवल की बात हो या फिर कि हमारा इतना खर्चा होता है या फिर इनको ऑफिस असिस्टेंस की जो इनका प्रॉपर ऑफिस होता है। तो अब जब तो नेचुरली एम्प्लॉय भी बोलेगा कि भाई हमारे को नेक्स्ट पे कमीशन का दे दिया जाए। मैं धूमल जी की बात बताना चाहूंगी कि धूमल जी के टाइम में उन्होंने क्या किया था, जब 2 तो रिफॉर्म किए, इंडस्ट्री वाला भी और हाइड्रो पावर वाला भी, लेकिन उन्होंने 6 पे कमीशन उनको देना पड़ गया। ठीक है, 6 पे कमीशन प्रॉब्ली यही था, शायद आई मे बी नंबर में मेरे साथ कुछ ये भी हो सकता, चेंज हो सकता है। तो उन्होंने वो दिया, तो उसके कारण जो उनको फाइनेंशियल लायबिलिटी फेस करनी पड़ गई। उसके बाद उन्होंने
सोशल वेलफेयर में दिया, जैसे उन्होंने वेलफेयर के लिए सामाजिक कल्याण योजनाओं में थोड़ा थोड़ा पैसा देना शुरू कर दिया। फिर जो वीरभद्र सिंह जी आए तो उसमें उन्होंने, धूमल जी ने 6 पे कमीशन लागू किया। वेतन और एरियर के कारण बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा उनके बजट पे। उन्होंने फिर सब्सिडी योजनाएं, जैसे आपको खाने पे सब्सिडी, राशन पे सब्सिडी, बिजली पे सब्सिडी, ऐसा ये, और MIS के पैसे जो बढ़ते थे वो भी हुआ, और सोशल पेंशन में भी हुआ। अब फिर जब वीरभद्र सिंह जी आए तो उस टाइम मैंने आपको बताया पैरा टीचर्स, PTA, हेल्थ वर्कर, इन सब की जो थोक में भर्तियां हुई, मतलब सबसे ज्यादा अगर रिक्रूट कॉन्ट्रैक्चुअल हुआ, ये ऐसा नहीं कोई 5,000 10,000 इस टाइम में ऐसे भर्ती हो जाते थे, और धीरे धीरे अच्छा फिर उनको DA और HRA भी इन्होंने जो एम्प्लॉइज था उनको जारी किया, जिसका असर फिर इस पे पड़ा। फिर बस किराया रियायत तब शुरू हुई। बिजली पानी पर सब्सिडी, गाँव के लोगों को आपको याद होगा बिजली के बिल नहीं, पानी के बिल नहीं आते थे, वहाँ भी सब्सिडी सरकार ने अपने खाते से देनी शुरू कर दी। फिर थोक में रोजगार इन्होंने दिया, और रेवेन्यू जनरेशन पर इस पीरियड में काम नहीं हुआ। ना काम क्या नहीं हुआ कि जैसे मतलब जैसे हाइड्रो पावर या इस तरह की कोई चीज़ें कर सकते थे, या कोई बड़े इंस्टीट्यूशन आ सकते थे, या फिर एम्प्लॉय सेंट्रिक इंस्टीट्यूशन खोल सकते थे, नहीं हुआ। ठीक, अब उसके बाद आपके जयराम ठाकुर की सरकार आ गई 2017 में। तो इस दौरान क्या हुआ, जनमंच, शगुन, ग्रीनी, हेलीपोर्ट खुले, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन्होंने बहुत सारे संस्थान बना दिए काफ़ी जगहों पे, अंदर रिपोर्ट पे। हेलीपोर्ट तो ऑलमोस्ट हर जगह पे बने कि वहाँ पे चॉपर उतरेगा। उतरना तो मुख्यमंत्री का ही होता है मैम, बाकी तो किसी का आता नहीं। चलो, पर ये काम उन्होंने किए, अब उसका फायदा हुआ नहीं हुआ वो अब देखने वाली बात है। बिजली मुफ्त, इलेक्शन से ठीक पहले बिजली मुफ्त देने का फैसला इनका था। बस यात्रा में महिलाओं को टिकट नहीं लेना था, ये फैसला इनका था। वृद्धावस्था पेंशन पहले ज्यादा उम्र के लोगों को मिलती थी, अब 60 से शायद शुरू की, 60 या 65 से शुरू करी, उसको फिर वापस किया, उससे भी कम एज में करा। मतलब ये कि 58 साल में या तो बंदे को पेंशन मिल रही है या फिर उसको वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है, एक सोशल। यहाँ पे आपका फिर पैसा खर्च हुआ। तो PTA, जो वीरभद्र सिंह जी PTA लगा के गए, वो इन्होंने यहाँ पे PTA रेगुलर कर दिए, तो यहाँ पे इनका ये सब हो गया। लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार के दौरान में जो जैसा मैंने आपको बोला कि इनको करना पड़ गया, क्योंकि फाइनेंस कमीशन ने बड़ा स्ट्रिक्टली बोला था कि अगर आप अपने खर्चे कम नहीं करोगे, अगर आप अपना संसाधन को खुद से जनरेट नहीं करोगे, तो आपको बड़ा मुश्किल हो जाएगा सरकार चलाना। तो ये 2-3 साल से वो बोल रहे थे। शायद इसी चीज़ को माइंड में रखते हुए सुखविंदर सिंह सुक्खू चीफ मिनिस्टर ने अपने फैसलों को कठोर फैसला स्ट्रिक्ट लेना शुरू किया। देखो, लेना शुरू किया उन्होंने। विरोध क्यों करते हैं? फिर विरोध आया, फिर विरोध होना शुरू। अभी पॉलिटिकल इशू, मेरे इलाके में ये बंद हो गया, मेरे इलाकों में वो बंद हो गया, मेरे यहाँ पे इन लोगों को नौकरी नहीं है, मेरे इलाकों में आपने बोला था नौकरी देने की स्थिति में क्या स्टेट गवर्नमेंट है? एक नौकरी ही नहीं होता, नौकरी के बाद उसको DA, एरियर, रिवाइड पे कमीशन, उसके बाद बहुत कुछ होता है पठानिया जी, जिसके बाद एक नौकरी देने के बदले में थ्रू आउट आगे 25 सालों तक सरकार की लायबिलिटीज जो है वो बढ़ती जाती है। तो ये माना जाए मैम कि जिस तरह से मैंने फ्लैशबैक की बात कर रहे थे और साथ में प्रेजेंट की बात भी कर रहे हैं कि अब डॉक्टर वाइस परमार के दौर में ना आप थे ना मैं था। अगर बाद में चले शांता जी को देखें तो उन्होंने एक बात आई, रिफॉर्म किया था हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। अब भी हाइड्रो पावर्स पे पहले वाटर सेस की बात सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की, तब भी उनकी मदद जो थी बीजेपी को करनी चाहिए थी केंद्र में, वो नहीं हुई। उसके बाद अब एक नया आ गया है, पिछले दिनों पढ़ रहा था कहीं पे मैं कि रेवेन्यू जो यूज कर रहे हैं, स्पेस यूज कर रहे हैं, उसका भी उस पे भी मतलब एका नहीं है, इनका सियासत के लिए सियासत करनी है। अगर आदमी हार्ड डिसीजन ले रहा है तो वो जरूरी है ना आज की डेट में। बिल्कुल, दोनों पार्टीज को मिलकर डिसीजन लेना चाहिए। देखो, स्टेट हित में तो बात यही है कि प्रैक्टिकल डिसीजन लेने चाहिए और रेवेन्यू रिसोर्सेज को ज्यादा से ज्यादा जनरेट करना चाहिए, और जो है सरकारी नौकरी पे आश्रित नहीं रहना चाहिए, बल्कि नौकरियों के ऐसे तरीके विकसित किए जाए कि लोगों को उन्हीं के
उनके घर के आसपास नौकरियां मिलना शुरू हो, लेकिन तब तक ये हालत जो है वो खराब ही रहेगी। मैम, जिस तरह से अभी मैं आपसे बात कर रहा था, वो बीच में बात छूट गई कि जब सेक्रेटरीट में आप पहुंचे थे और आपने वो सारा स्टडी किया था, वहां पे क्या चीज ऐसी थी जो बहुत बड़ी निकल कर सामने आई और आम आदमी के पास वो बात नहीं? वहां पे मूलतः बात ये निकली थी कि अब जब ये बंद हो जाएगा, स्टेट की फिजिकल डेफिसिट इतना हो ये स्थिति आ रही है, तो अब हम कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। मसलन आप भूल जाएं कि आपको रिवाइज पे कमीशन मिलेगा, भूल जाएं कि आपको एरियर मिलेंगे, भूल जाएं कि आपको डीए मिलेगा, क्योंकि 6 पे कमीशन जब हिमाचल में रहा था तो 6 पे कमीशन की चल रहा था, उसने 161 करोड़ रुपए दिया था, सहमत में 207, और ये चलता चलता जब 5 और 6 से 10 तक आ गया तो 10,000 आ गया, फिर 7,000 आ गया, फिर 40,000 आ गया, फिर 11,000 आ गया, 37,199 आ गया, और अब 0। स्टेट्स की जैसे सेंटर का क्लेम ये है ना, जो बीजेपी कह रही है, सेंटर का क्लेम है कि हमने 17 राज्य बंद किए। हाँ, कि हमने हिमाचल ही थोड़ी बंद किया, क्योंकि सेंटर की बात भी सही है, मैं उस बात में भी एग्री कर रही हूँ। जो इस बार का 2026 और 27 वाला बजट है, आपने देखा होगा, वो विकसित भारत वाला बजट है। आप समझ रहे हैं, विकसित भारत का मतलब है कि यहाँ पे किसी का इंडिविजुअल हित नहीं है, लेकिन कंट्री कैसे डेवलप करेगी एग्रीकल्चर में, एआई में, एम्प्लॉयमेंट में, रोड नेटवर्क में, डिफेंस में, वो है पठानिया जी। तो उसकी आड़ में उसने कहा कि अगर हम सबको पैसा देते रहे, मुफ्त में देते रहे, तो क्या होगा, स्टेट्स अपने आप में आत्मनिर्भर नहीं होगा। बात आ गई, जो स्टेट्स बंद करी उनमें किसी को 1%, किसी को 2%, मैक्सिमम 3% जो था वो जाता था। ये अब मैं बताऊं आपको कि मसलन अगर हम देख रहे हैं कि आंध्र प्रदेश को 1.89 लगभग 2% बंद किया, लेकिन आंध्र प्रदेश का जो बेसिक बजट है ना, वो है 3,22,000 करोड़। तो 3,22,000 करोड़ का 2% बना आपका 6,099 करोड़। कोई फर्क नहीं पड़ता इनको तो नहीं, लेकिन ये कि हमारा अमाउंट क्या, हमारा तो बजट ही बड़ा कम है, 58,000 करोड़। तो 58,000 करोड़ में अगर हमें भेदभाव तो हुआ ना, 13% नहीं मिला। एक बहुत बड़े अमीर आदमी का ये कि तूने एक दिन अपनी गाड़ी में पेट्रोल नहीं डलवाना है, वो झेल लेगा। यहाँ पर तो गाड़ी के पास पहुंचेंगे नहीं हम लोग, हमारी सरकार नहीं पहुंचेगी उस स्तर तक। तो हम अपने आप को केरला, हिमाचल केरला नहीं है, हिमाचल आंध्र प्रदेश नहीं है, हिमाचल वेस्ट बंगाल नहीं है, हिमाचल उत्तराखंड नहीं है, हिमाचल जो है वो राजस्थान नहीं है, तमिलनाडु नहीं है, कर्नाटका नहीं है, हरियाणा नहीं है, हिमाचल है। मैम, अब में वही चीज आ गई, 75-80 लाख की आबादी के साथ आप कितना सा रेवेन्यू खुद जनरेट करेंगे? और जो फार्मा हब की बात करते हैं, अभी थोड़े टाइम के लिए कि ये तो वो हालत होगी ना कि कोई स्टेट बैसाखियों पे चल रहा है, कोई आदमी बैसाखियों से चल रहा है, अचानक उसकी बैसाखी छीन लो कि अब भाग, वो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो अब उसकी जो बैसाखी भी छुड़ानी है तो धीरे धीरे छोड़ो, धीरे धीरे कम करो, धीरे धीरे। और स्टेट को भी चाहिए कि वो भी अपने एम्प्लॉय सेंट्रिक पॉलिटिक्स को थोड़ा सा पीछे हटे और प्रैक्टिकली चले। तो मुझे लगता है कि दोनों कॉम्बो, सेंटर को भी थोड़ा सा बैसाखी सपोर्ट देना चाहिए और धीरे धीरे उसको छोड़ना चाहिए, वैसे ही स्टेट को भी दोनों जगह झुकना पड़ेगा, तभी रास्ता स्टेट के लिए निकलेगा। चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और बात आ गई कि बैसाखियां छीनने की नौबत आ गई कि अब चाहे तुम घिसट के चलो, रो के चलो, चीखे मार के चलो, चलना पड़ेगा। और एक बहुत बढ़िया चीज निकल कर सामने आई कि धूमल साहब के वक्त में क्या था, 14,000 करोड़, अब है 90,000 करोड़। अब चलते चलते मैम, क्या सुखविंदर सिंह सुक्खू सच में इतने कहें कि निंदा के काबिल हैं जितनी उनकी निंदा हो रही है इस दौर में? नहीं, इसमें निंदा की वजह इंडिविजुअल नहीं है, निंदा की वजह पार्टी और पार्टी के जो फोकस डिसीजन है वो होने चाहिए। सुक्खू जी ने बड़ी सफाई के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ, रादर सिंपैथेटिक व्यू है लोगों का आपकी डेट में है कि उन्होंने, देखो उन्होंने क्या किया, इस ग्राउंड पे तो है, जैसे 3 साल सरकार संभाली तो उन्होंने जो है वो अप्रोक्सीमेटली 4,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया खुद से। अगर यही 4,000 करोड़ का हर सरकार के टाइम में हुआ होता तो शायद आज डेफिसिट ग्रांट बंद भी करते तो कोई असर नहीं पड़ता। तो ये एक शुरुआत उन्होंने करी है, ये शुरुआत एप्रिशिएबल है, लेकिन ये पहले मतलब फिर भी इनको जो है वो फ्री बीज के बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल सोचना चाहिए, क्योंकि सत्ता का स्टीयरिंग आपके पास है, आप गाड़ी चला रहे हैं और
ब्रेकडाउन जिस तरह से गाड़ियां होती हैं रोड पे, आपके सामने भी सेंट्रल गवर्नमेंट आई है और जो मैम ने बातें कही हैं वो बिल्कुल तथ्यपरक बातें हैं। और यहाँ पर मेरी गुजारिश रहेगी कि बीजेपी कांग्रेस मत कीजिएगा। आप हिमाचल के वासी हैं, आरडीजी का कोई फर्क नेताओं पे नहीं पड़ना है। अपनी गाड़ियां आराम से आ रही हैं, जा रही हैं, ये जाएंगे तो दूसरों की गाड़ियां भी आएंगी, लेकिन हमारी जो गाड़ियां हैं ना वो थम गई हैं, ब्रेकडाउन हो चुकी हैं। अपनी राय जरूर दीजिएगा, लेकिन सारगर्भित शब्दों में, ये मेरी गुजारिश रहती है। क्योंकि अक्सर होता क्या है कि जिस भी मुद्दे पे आपने बात रखनी है, अगर आप सारगर्भित शब्दों में, मीनिंगफुल शब्दों में रखेंगे तो एक वजन होगा उस बात का, वजूद होगा उस बात का कि हिमाचल की जनता की बातों में इतना वजन है। तो आप जो बात रखेंगे उसके साथ हिमाचल का वजूद जुड़ा हुआ होगा। अपनी राय जरूर दीजिएगा। हिमाचल के हित में बात होनी जी, चाहिए, जी। स्टेट के हित में। हम आप लोग पूरे सब हिमाचली हैं जी, और हमें भी इकट्ठा होना चाहिए स्टेट को आगे ले जाने के लिए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि गरीब गरीब ही रह जाए, उसके लिए भी थोड़ा अच्छा होना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अरबपति नेताओं की तरह, खरबपति नेताओं की तरह हम फिर से मुंह खोलते रहे। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, एक बीच का बैलेंस बनना चाहिए। हम और आप लोग खुश हो जाते हैं कि इस बार सेंटर के बजट में 20 लाख पे, 15 लाख पे आपकी जो इनकम टैक्स है वो नहीं लगेगा। सोचो, जो करोड़ों के हैं उनकी वजह से हम लोग रोड पे हैं। राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद।